नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम निराला की सबसे प्रसिद्ध कविता जूही की कली ये देखने वाले हैं। तो चलिए जूही की कली की व्याख्या, उसका जो अर्थ है और उसके जो निष्कर्ष है ये हम देखते हैं। जूही की कली ये निराला की सबसे प्रसिद्ध रचना है। जूही की कली की इस कविता की रचना 1916 में कवि ने की थी। हिंदी की जानी मानी पत्रिका सरस्वती के तत्कालीन संपादक महावीर प्रसाद ने इसे अश्लील कविता कहकर छपवाने से इनकार कर दिया था, क्योंकि इस कविता में श्रृंगार वर्णन ज़्यादा किया है। 1998 में इस कविता को राग विराग इस कविता संग्रह में संकलित भी किया है। ठीक है, छोटी सी कविता है इसलिए मैं कविता पढ़कर सुनाती हूँ पहले, फिर उसकी हम व्याख्या करेंगे। पढ़ते पढ़ते व्याख्या करेंगे। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी स्नेह स्वप्न मग्न। अमल कोमल तनु तरुणी जूही की कली। दृग बंद किए शिथिल पत्रांक में वासंती निशा थी। इस पंक्तियों की व्याख्या इस तरह है। इस कविता में कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, जिसमें वे जूही की कली को प्रियतमा या नायिका कहते हैं और पवन को प्रियतम नायक के रूप में देखते हैं। कवि ने यहाँ कहा है कि जूही की कली निर्जन सूने वन में उगी हुई है और लता के पत्तों के गोद में यानी सुहाग के जैसे श्रृंगार उसके है और वैसे ही सुहाग श्रृंगार में प्रेम भरे स्वप्न वह देखने में मग्न है। सौंदर्य से भरी हुई कोमल शरीर वाली यौवन में है जूही की कली। वसंत ऋतु की वह रात थी जब जूही की कली ने आंखें बंद की है या उसकी आंखें बंद है और वो सो रही है। वह शिथिल थकी हुई पत्तों के गोद में से खिलने के लिए जैसे तैयार होती है कली, उसी तरह वो आंखें मूंद कर सो रही है। ठीक है, आगे की पंक्तियां इस तरह हैं। विरह विधुर प्रिया संग छोड़ किसी दूर देश में था पवन, जिसे कहते हैं मलिया नील। आई याद बिछड़न से मिलने की वह मधुर बात। आई याद चांदनी की धुली हुई आधी रात। आई याद कांता की कमनीय गात। फिर क्या पवन उपवन सर सरित गहन गिरी कानन कुंजलता पुंजों को पार कर पहुंचा जहां उसने की केली कली खिली साथ। इस पंक्तियों की व्याख्या इस तरह है। आगे कवि ने जूही की कली का वर्णन करते हुए कहा है कि किसी दूर देश में वह पवन था जिसे सब मलिया नील कहते थे। मलिया नील यानी मलय पर्वत से चंदन के वृक्षों से जो सुगंध आती है या वायु आती है जिसे पवन कहा जाता है। पवन से तात्पर्य है कवि का, और उसे मलिया नील ये शब्द प्रयोग किया है कवि ने। वह अपने प्रिय का साथ छोड़ने के कारण विरह में डूबी हुई है। जिस तरह अपने प्रिय का साथ न होने से नायिका दुखी होती है, वैसे ही जूही की कली भी पवन के विरह में दुखी है। यहाँ उस पवन को बिछुड़न ये शब्द प्रयोग किया है कवि ने, और उस बिछुड़न को उसके और जूही के कली के मिलन की वह मधुर बात, उसकी जो मधुर मधुर बातें याद हो आती है, जिसमें वह जब वे मिले थे तब चांदनी की धुली हुई रात थी, अर्थात उस रात में आकाश में पूरी चांदनी फैल गई थी। वह आधी रात भी उन्हें याद आती है। उसे वह जूही की कली कांता की कमनीय गात भी याद आती है। फिर क्या पवन अपने जूही की कली रूपी प्रियतमा से मिलने के लिए आतुर हो जाता है। जैसे ही वह जूही की कली से मिलने की कोशिश करता है तो उसके रास्ते में अनेकों बाधाएं भी उत्पन्न हो जाती हैं, बाधाएं भी आती हैं, जिसमें पवन इन बाधाओं को पार करता है। वो कौन कौन सी बाधा है जिसमें दिया है कवि ने? उपवन, बगीचे, नदी, तालाब, गहन जंगल है, पर्वत, कुंज, लताओं से भरी हुई बाधाओं को पार करते हुए पवन वहां पहुंच जाता है जहां यह जूही की कली को मिला था, या जूही की कली के साथ उसने पहले भी प्रेम क्रीड़ाएं की थी, यानी उसके साथ वह कली खिली थी, वहां ये पवन पहुंच जाता है। ठीक है, आगे की पंक्तियां इस तरह है। सोती थी जाने कहो कैसे प्रिय आगमन वह, नायक ने चूमे कपोल डोल उठी वल्लरी की लड़ी जैसे हिंडोल। इस पर भी जागी नहीं
चुप क्षमा मांगी नहीं, निद्रालस बकीम विशाल नेत्र मूंदे रही, किंवा मतवाली थी यौवन की मदिरा पिए कौन कहे। इन पंक्तियों की व्याख्या इस तरह है। जब पवन अपने दूर देश की यात्रा करके जूही की कली के पास आया है या आता है, तब वह सो रही है। अपने प्रियतम के आने का आभास भी उसे नहीं है, और आभास कैसे होगा ऐसे कवि कह रहे हैं, क्योंकि वो तो गहरी नींद में थी। जब नायक पवन ने कली को जगाने के लिए उसके कपोल या उसके माथे को चूमा, तब वह जूही की कली अपने प्रियतम का स्पर्श पाकर और ऐसे डोल उठी, अपनी वल्लरी या अपनी बेला पर की जैसे हिंडोल ले रही हो या झूला झूल रही हो। फिर भी वह जागती नहीं है। यहाँ अपने प्रियतम को सताने का प्रयास उसका हो सकता है, और अपने गलती की क्षमा भी या अपनी भूल की क्षमा भी वह मांगती नहीं है। जूही की कली सोते रहते ही अपनी बड़ी बड़ी तिरछी आंखों से मूंदे हुए है, अथवा मतवाली थी जो अपने प्रियतम के विरह में दुखी थी। उसके आने पर जैसे अपने यौवन की मदिरा में या नशे में वह डूबी हुई है। कौन कह सकता है, ऐसा सवाल कभी कह रहे हैं कि उसके मन में क्या है, उसके मन में क्या है, उसे क्या हुआ है, ऐसा सवाल कवि यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, आगे की पंक्तियाँ इस तरह है। कवि कहते हैं कि निर्दय उस नायक ने निपट निठुराई की झोंकों की झड़ियों से सुंदर सुकुमार देह सारी झकझोर डाली, मसल दिए गोरे कपोल गोल, चौंक पड़ी युवती चकित चितवन निज चारों ओर फेर, हेर प्यारे को सेज पास नम्र मुख हंसी खिली, खेल रंग प्यारे संग। उक्त पंक्तियों में कवियों ने कहा है कि पवन के निर्दय होकर अपने प्रियतमा को छेड़ने की जो बात कही है, जिसमें नायक पवन अब निर्दयी, जिसमें दया न हो जाता है, क्योंकि जूही की कली ने उससे प्रेम से पुकारने पर भी प्रतिक्रिया नहीं दी है, वह जगी नहीं है। इस कारण वह अब उसके साथ लाग लपट या जबरदस्ती करता है। अपने हवा के झोंकों से उसने उस जूही की कली की सुंदर सुकुमार या कोमल शरीर को उसने झकझोर डाला या झकझोर दिया, यानी हिला दिया, और उसके गोरे गोरे गाल और माथा मसल दिया। अपने पवन रूपी प्रियतम के इस व्यवहार से वह युवती चौंक जाती है या आश्चर्यचकित हो जाती है या आश्चर्य में पड़ जाती है। चकित चित्त होकर अपने चारों ओर नजरें फेरती है। उस चितवन में जहाँ पर ये दोनों हैं, उस चितवन में वो चकित होकर चारों ओर नजरें फेरती है। तब उसे अपने प्यारे प्रियतम को सेज पर पाती है या देखती है। नम्रतापूर्वक उसके मुख पर वह हंसी खिल जाती है। फिर क्या, अपने प्रियतम के साथ प्रेम के रंग भरे खेल खेलने लगती है और खेलती है। यहाँ कवि ने प्रकृति के माध्यम से एक प्रेमी युगल का, विरह प्रेम का चित्रण किया है। ठीक है, तो इस कविता के जो निष्कर्ष है, यहाँ कवि ने प्रकृति का मानवीकरण किया है। एक प्रेमी युगल के प्रेम, विरह और भावनाओं का चित्रण है। विरह में व्याकुल प्रेमी युगल का चित्रण है। जूही की कली और पवन के मिलन की यादें हैं। नायक का निर्दय निष्ठुर होने का भाव है। नायिका का प्रेम एवं श्रृंगार वर्णन भी इस कविता में किया है। ठीक है, यहाँ पर यह कविता समाप्त हो जाती है। धन्यवाद।